हाँ, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। देखो, जैसे बच्चों हमने पहले सैयद वंश पढ़ाया था, उसके विषय पर भी हमने आपके लिए बहुत अच्छी तरह से कराया था, जबकि आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा दे रखा है, जबकि मैंने उसे काफ़ी विस्तार से मैंने पढ़ाया है आपके लिए। एक एक पॉइंट करके मैंने पढ़ाया है जो कि आपकी समझ में आ जाए। अब हम लेंगे लोधी वंश के लोधी वंश के अंतर्गत हमें सुल्तानों की बात करें तो हमें 3 सुल्तानों का उल्लेख होगा इसमें। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के विषय पर हम बातचीत करेंगे आज। खास करके आज हम बहलोल लोधी के विषय पर बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले राजवंशों में लोधी वंश एक अंतिम वंश था। लोधी वंश बहलोल लोधी ने इस वंश की स्थापना की। इसमें सिकंदर लोधी ने उसकी शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा इब्राहिम लोधी जब इस दिशा में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील रहा, तब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली के लोधी सुल्तानों की सत्ता को समाप्त करके उसने मुगल वंश की नींव डाल दी। लोधी वंश के 75 वर्ष के शासन की मुख्य विशेषताएं कटु संघर्ष हैं। लोधी वंश के शासकों के लिए यह संघर्ष त्रिमुखी था। सर्वप्रथम उन्हें जौनपुर, मालवा, गुजरात और मेवाड़ के शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा और शक्ति के विस्तार के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसमें प्रत्येक राज्य दिल्ली राज्य की तुलना में अधिक समृद्धशाली एवं शक्तिशाली था। उनकी मुख्य कमी दिल्ली का उसके हाथों में न होना था, जिससे वे दिल्ली का सुल्तान होने का दावा कर पाते और उससे संबंधित प्रतिष्ठा तथा प्रभाव का लाभ प्राप्त कर सकते। इस कारण उनमें से प्रत्येक अपने राज्य और प्रभाव का विस्तार करने के लिए उत्सुक था तथा प्रत्येक का लक्ष्य दिल्ली को प्राप्त करना था। लोधी शासकों का दूसरा संघर्ष उन जमींदार और अमीरों से था जो दुर्लभ सुल्तानों के समय में प्राय अर्ध स्वतंत्र हो गए थे। अब आते हैं हम आपके लिए एक एक करके आपको, जैसे लोधी वंश के कार्य, उसकी गृह नीति और उसकी विदेश नीति के विषय पर हम बात करेंगे। खास करके लोधी वंश में बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खिल से संबंधित था। लोधी वंश के व्यक्ति सर्वप्रथम भारत में लगमान तथा मुल्तान के निकट बसे थे। बहलोल ने सुल्तान मुबारक शाह को प्रसन्न करके अमीर का पद प्राप्त कर लिया था। अपने चाचा इस्माइल खां की मृत्यु के बाद उसे सरहिंद की सूबेदारी भी प्राप्त हो गई। उसने आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपने शक्ति में वृद्धि की और सुल्तान मोहम्मद शाह से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। मोहम्मद शाह ने मालवा के शासक महमूद खिलजी के आक्रमण के अवसर पर बहलोल से सहायता मांगी और महमूद खिलजी के वापस चले जाने के बाद उसे अपना पुत्र पुकारा तथा उसे खाने जहाँ की उपाधि दी। उसके बाद बहलोल ने 2 बार दिल्ली को जीतने का प्रयास किया, परंतु दोनों ही बार वह असफल रहा। जब सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह अपने वजीर हमीद खां से झगड़ करके बदायूं चला गया, तब हमीद खां ने बहलोल को दिल्ली बुलाया और हमीद खां का विचार था कि बहलोल उसका समर्थक तथा अनुयायी बना रहेगा, परंतु बहलोल उसके लिए तत्पर न था। जो कार्य वह शक्ति से न कर सका था वह स्वतः ही पूरा हो गया था। एक दावत के अवसर पर अफगान सैनिक किले में प्रवेश कर गए और बहलोल के चचेरे भाई कुतुब खां ने हामिद खां को जंजीरों में से बांध दिया और कहा कि राज्य की भलाई इसी में है कि आप कुछ दिन विश्राम करें।
इस प्रकार वजीर हमीद खां को कैद कर लिया गया और बाद में उसका वध कर दिया गया। बहलोल ने सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को बदायूं से दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार बहलोल को दिल्ली का सिंहासन बिना किसी संघर्ष से ही प्राप्त हो गया और 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। इसके कार्य बहलोल को सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करनी थी, अफगानों की श्रेष्ठता को कायम रखना था, विद्रोही जमींदारों तथा सरदारों को दबाना था, शासन को व्यवस्थित करना था। वास्तव में दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने से उसके राज्य की सीमा में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया था। उसने अफगान सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई, उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दीं और उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया, क्योंकि वे ही उनके राज्य और शासन का आधार थे। उसने अफगानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया, मुख्यतः रूह से, और उन सभी को उनकी योग्यता अनुसार पद और जागीरें प्रदान की गईं। परंतु बहलोल सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए भी प्रयत्नशील रहा। उसने विद्रोही और उद्दंड सरदारों को दंडित किया तथा उन पर सैनिक आक्रमण किए। उसने मेवात, संभल, कोल, इटावा, रपरी, भोगांव और ग्वालियर पर सैनिक आक्रमण किए तथा वहाँ के जागीरदारों और राजाओं को अपना आधिपत्य स्वीकार करने व राजत्व देने के लिए बाध्य किया। वह उनकी जागीरों में कमी करके भी उनकी शक्ति को दुर्लभ बनाने में सफल हुआ, परंतु इनमें से कुछ ऐसा भी थे जो कभी जौनपुर के शासक के साथ तो कभी उसके साथ मिल जाते थे तथा वे उसकी पूर्ण अधीनता में तभी आए जबकि बहलोल ने जौनपुर राज्य को जीतने में सफलता प्राप्त की थी। अपने अफगान सरदारों को भी वह नियंत्रण में रख सका। उस समय की परिस्थितियों में बहलोल का उनके प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करना और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें देना यह आवश्यक था, परंतु इसके साथ उसमें अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने में भी सफलता प्राप्त की थी। बहलोल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सुल्तान के आदर्श को अपने सम्मुख न रख सका और उसे परिस्थितियों वंश अफगानों को बड़ी बड़ी जागीरें देकर उन्हें शक्तिशाली बनाने का अवसर भी प्रदान करना पड़ा, जो लोधी वंश का दुर्बलता का कारण बना। परंतु बहलोल अफगान सरदारों का सुल्तान रहा और उनकी स्वतंत्र प्रवृत्ति को अपने अधिकार में रख सका। इस में संदेह नहीं किया जा सकता। अफगान सरदारों को अपनी स्वतंत्र जागीरें या राज्य बनाने का अवसर बहलोल ने ही नहीं दिया। बहलोल लोधी की एक प्रमुख सफलता जौनपुर के राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल करना था। सरकी वंश के जौनपुर के शासक महमूद शाह ने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से विवाह कर लिया। उसकी वह पत्नी अपने पति को दिल्ली पर आक्रमण करके बहलोल को अपदस्थ करने के लिए निरंतर उत्तेजित करती रहती थी। महमूद शाह अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद होने के नाते दिल्ली पर अपना अधिकार भी मानता था और बहलोल की शक्ति को दिल्ली में जमने देने से पहले ही उखाड़ फेंकना चाहता था। इस कारण उसने बहलोल के शासन के पहले ही वर्ष में दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु युद्ध से पहले ही उसका सेनापति दरिया खां लोधी बहलोल लोधी के पक्ष में आ गया। बहलोल
तो मुल्तान की तरफ गया था, वापस लौट आया और दिल्ली के निकट नरेला में उसने महमूद शाह से युद्ध किया। महमूद शाह की पराजय हुई और उसे वापस लौटना पड़ा, परंतु महमूद शाह उस पराजय को ना भूला और कुछ समय बाद उसने इटावा पर आक्रमण कर दिया। इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली। दोनों पक्षों में संधि हो गई, परंतु शीघ्र ही दोनों में शमशाबाद के आधिपत्य के प्रश्न पर युद्ध हुआ। दोनों में संधि हो गई क्योंकि युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद बहलोल ने जौनपुर पर आक्रमण किया, परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। 1457 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई। महमूद शाह के पुत्र मोहम्मद शाह ने भी युद्ध को जारी रखा, परंतु मोहम्मद शाह को गृह युद्ध के कारण युद्ध से हटना पड़ा। उसे शीघ्र ही उसके भाई हुसैन ने युद्ध में परास्त करके मार दिया और स्वयं हुसैन शाह के नाम से जौनपुर का शासक बन गया। इसके बाद 4 वर्षों के लिए दोनों राज्यों में शांति रही। हुसैन शाह ने बहलोल के बहनोई कुतुब खां को मुक्त कर दिया और बहलोल ने हुसैन शाह के भाई जलाल खां को मुक्त कर दिया, परंतु यह एक अस्थायी समझौता था। हुसैन शाह साहसी और महत्वाकांक्षी था। उसने भी दिल्ली को जीतने का प्रयास किया और दिल्ली राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद दिल्ली और जौनपुर राज्य में एक लंबे समय तक युद्ध होते रहे। बीच बीच में दोनों में संधि भी होती रहीं, परंतु कोई किसी पर आक्रमण करता रहा तो कोई किसी पर। दोनों बार बहलोल ने हुसैन शाह के रनिवास की स्त्रियों और उसकी पत्नी मल्लिका जहां को पकड़ने में सफलता प्राप्त पाई। यद्यपि दोनों अवसरों पर उसने उन्हें सम्मानपूर्वक वापस कर दिया। अंत में हुसैन शाह की पराजय हुई और वह बिहार में शरण लेने के लिए बाध्य हुआ। बहलोल ने जौनपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया और अपने पुत्र वार वक्त शाह को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। जौनपुर की विजय बहलोल की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। जौनपुर का राज्य उसके राज्य से अधिक समृद्धशाली और शक्तिशाली था। इस विजय का कारण केवल उसकी सैनिक प्रतिभा और उसका योग्य सेनापतित्व था। इस विजय से उसके राज्य और सम्मान में वृद्धि हुई। इससे न केवल दोआब के विद्रोही सरदार ही उसके अधीन हो गए, बल्कि कालपी, धौलपुर और बाड़ी के शासकों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बहलोल का अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने उसे 80 लाख टंका दिए और ग्वालियर से वापस आते हुए मार्ग में बहलोल बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी का मूल्यांकन। बहलोल लोधी में एक योग्य शासक सिद्ध हुआ था। यह उसके परिश्रम और सैनिक प्रतिभा का परिणाम था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक स्थान पा सका था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया और उसने अपने जीवन का प्रारंभ एक साधारण स्थिति से किया, परंतु अपनी सैनिक प्रतिभा के कारण उसने सुल्तान मोहम्मद शाह से मलिक की उपाधि प्राप्त की और अपने चाचा से सरहिंद की सूबेदारी। जब उसने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया तब दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य केवल पालम तक सीमित था। बहलोल ने उसे वास्तविक राज्य का रूप प्रदान किया और अपनी 80 वर्ष की अवस्था में जब उसकी मृत्यु हुई तब दिल्ली सल्तनत पंजाब से लेकर के बिहार तक फैला हुआ था। दिल्ली, बदायूं, बरन, संभल, रपरी आदि प्रमुख नगर उसके राज्य में सम्मिलित थे। राजस्थान का कुछ भाग उसकी अधीनता में था तथा ग्वालियर, धौलपुर और बावड़ी के शासक उसे राजस्व देते थे। वह सब सिंहासन पर बैठा था। तब तक दिल्ली के दुर्लभ शासकों ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति और प्रतिष्ठा का सर्वनाश कर दिया था। निकट के जागीरदार मुख्यतः दोआब के विद्रोही उदंड बन चुके थे और जौनपुर के सरकी शासकों ने अंतिम सैयद शासकों को परास्त करके अपमानित किया था तथा शमशाबाद और इटावा
तक अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। बहलोल लोधी एक योग्य सेनापति सिद्ध हुआ। उसने विद्रोही जागीरदारों को दबाने में सफलता पाई। उसने अपने जौनपुर राज्य को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया, जो 85 वर्षों में दिल्ली सुल्तानों को चुनौती दे रहा था, तथा शक्तिशाली तथा साधनों में दिल्ली सल्तनत की तुलना में अधिक श्रेष्ठ था। दिल्ली राज्य को संगठित करके उसका पुनः विस्तार करने तथा उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने में बहलोल ने सफलता प्राप्त कर ली।